नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए 2025 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम सबसे पहले होने वाला है। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट जो समझदार होता है वो तैयारी के दौरान एसएससी सीजीएल को एज ए बेस मानता है और सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। और एसएससी सीजीएल की जो भी तैयारी करता है वो सीएचएसएल भी दे पाता है, वो एमटीएस दे पाता है, वो सीपीओ दे पाता है या और भी सिमिलर एग्जाम दे पाता है। बट जब वो तैयारी स्टार्ट करता है तो एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन ये होती है कि भाई आपके पास चार सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है और जीएस भी है आपके पास। तो रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर तो आप देखिए लिमिटेड सिलेबस होता है और बाकी सारी चीजें आप मॉक की प्रैक्टिस से कवर कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें होती है जैसे वोकैब वगैरह वो याद करते रहते हैं। लेकिन मैथ और जीएस का अगर आप सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हमेशा हर एस्पिरेंट कंफ्यूज होता है। तो इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मैं आपको मैथ्स की अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिस स्ट्रेटेजी के तहत कोई भी बिगिनर होगा या कोई भी चलो रिपीटर होगा, लेकिन स्पेशली बिगनर होगा जो कंफ्यूज होता है कि किस तरीके से चलना चाहिए, कम टाइम के अंदर अपनी सारी चीजों को कवर कर पाएगा और अपने जो टाइम बचेगा उसको प्रैक्टिस पे लगाएगा, जैसे कि मैंने किया था। और देखिए मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से ही रहा है तो वो मुझे एक हमेशा प्लस मिला है। बट जो मैंने कम टाइम में अचीव किया है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और कहीं ना कहीं मेरे प्री में आप देखेंगे तो हमेशा 45 प्लस नंबर रहे हैं, मेजोरिटी में 47.5 रहे हैं अगर सिली मिस्टेक रही है, और कोई टफ पेपर भी आता तो 45 आ ही जाते थे। और मेंस में मेरे 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं। इसके अलावा मैं मॉक्स वगैरह भी देता था तो उसमें मेरा मैथ का स्कोर या रीजनिंग का स्कोर तो अच्छा रहता था, क्योंकि मेरी नंबर्स के ऊपर कमांड और मेरा जो बैकग्राउंड था वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। तो मुझे हमेशा मेरे बैकग्राउंड की वजह से हेल्प मिलती थी। तो अभी जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये सारी चीजें जो बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि खाली मैं एसएससी एससीसी के एक्सपीरियंस में बताऊंगा। मैंने बीटेक कर रखा है मैथमेटिक्स और आईटी से रिलेटेड में, और मेरा मैथ में हमेशा से लगाव भी रहा है। और उसके बाद मैंने एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया हुआ है और वहां पे भी कहीं ना कहीं मैथ से रिलेटेड चीजें करता था। उसके बाद मैंने कुछ एजुकेशनल स्टार्टअप अपना पे काम किया था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था। उसके बाद में स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट की साइड आया। उसके बाद मैंने कई एसएससी एग्जाम्स क्लियर करे, काफी समझा, काफी इन डेप्थ नॉलेज हुई, काफी एक्सपीरियंस हुआ। अब कहीं ना कहीं एक पैशन भी होता है, मेरा शुरू से रहा है कि गाइड करना, मेंटरशिप करना। वो स्कूल में मैं 8 9 10 से करता आ रहा था, तो वही चीज मैंने अब स्लोली स्लोली शुरू करी है। तो इस वीडियो के अंदर अगर मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी एक्सपीरियंस नहीं, मेरी हमेशा जो शुरू से जर्नी रही है उन सबको मिला के बताऊंगा। और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, ये एक अकेला वीडियो इतना सफिशियंट है किसी भी बिगिनर के लिए कि उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, सब कुछ इसमें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे और स्किप कर 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 देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीजें मिस हो जाएंगी। और वीडियो ये वाला लंबा होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर मुझे डिटेल में आपको अपनी सारी चीजें समझानी है तो 30 40 50 मिनट तो मुझे आपके चाहिए चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको चीजें सीखनी है। मैं मानता हूँ आजकल रील का जमाना है, लोगों के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज लेनी है, कहीं से कुछ सीखना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, अपनी डायरेक्शन सही करनी है, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जितना कम से कम हो सके। बट फिर वही बात है कि मैं मेन चीजें इसमें से स्किप करने लग जाऊंगा या कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। तो मैं अभी बिना टाइम लिमिट को सोच के इस वीडियो को पूरा बना रहा हूँ। आप मुझे फीडबैक में कमेंट में बताइएगा छोटा बनाना है, या अगर टाइम लिमिट का कोई इशू ना हो तो मैं ऐसे ही आगे इंग्लिश या बाकी चीजों के लिए भी पूरी स्ट्रैटेजी का वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कंप्लीट मैथ स्ट्रेटजी। वैसे 2025 एग्जाम के लिए एवरीथिंग इन वन वीडियो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर होगा क्या क्या, इसके कंटेंट समझाता हूँ आपको। इसके अगर आप कंटेंट में देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहली चीज लिखी है वो लिखी है कैलकुलेशन इम्प्रूव। कि भाई देखिए आपको अगर सिलेबस पढ़ना है तो आप इस बात को मानिए कि आपका कंपटीशन है किसी के साथ, तो आपको अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना ही होगा। और कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने कैसे करी, आप कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें बेसिक है जो याद होनी चाहिए, कैसे फास्ट एग्जाम में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो सिलेबस कंप्लीट, कि भाई हम सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, वो चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि भाई हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं और इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। फिर भी हम मॉक देते हैं तो हमारा ये मिस हो जाता है, वो मिस हो जाता है। तो ये सारे जो मिथ हैं, और कैसे कम टाइम में मैंने किया था, मैंने बहुत ही फास्टली, आप समझ लीजिए, मतलब मैंने 3 महीने भी नहीं लिए होंगे, मुझे 1.5 2 महीने एकदम फास्टली खत्म किया था।
और कोई भी समझदार होगा ना, उसको करना भी आज के टाइम पे यही चाहिए, क्योंकि मॉक और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड देखिए, रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करें। आज आपने कुछ क्वेश्चन करे, कल कुछ करे, और 10 दिन बाद वो भूल गए, आप आपसे फिर सॉल्व नहीं हो रहे। तो रिवीजन का एक साइकिल को कैसे मेंटेन करें, वो चीज समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो पीवाई क्यूज, कि बुक से करना चाहिए कि आपको ऑनलाइन करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए आपको पीवाई क्यूज, क्योंकि पीवाई क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80-90%, इवन कई बार तो 90 से भी ऊपर परसेंट जो सारा पेपर है वो पीवाई क्यू पे आ रहा है। तो पीवाई क्यू आपको करने कैसे हैं, क्या बुक की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि जिस टाइप के आज पेपर आ रहे हैं मैं उस सिनेरियो में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मॉक और मॉक एनालिसिस, भाई ये वाला पॉइंट तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ रामबाण, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। मॉक और मॉक एनालिसिस लोग ये करते नहीं, और जल्दी जल्दी बस सिलेबस कॉपियां और ये सब बनाते रहते हैं, और ये वाला मिस करते हैं ना, इसलिए उनका स्कोर भी नहीं बढ़ता। नेक्स्ट देखें तो सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक अपने आप में देखिए इस बार इतनी प्रॉब्लम हुई है 2024 में, जिन्होंने छोटी छोटी भी मिस्टेक करी है, अगर आपके साथ भी होगी ये चीज, एक छोटी सी गलती आपको 4 -4 का लॉस देती है मेंस के अंदर। प्री में तो चलिए 0.25 का लॉस है, उतना मैटर नहीं है, लेकिन जो मेंस डिसाइड करता है आपको जॉब देने के लिए, उसमें बहुत बड़ा लॉस है। तो ये जो सिली मिस्टेक है ना, इसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे सुधार करना है, या मैंने कैसे किया, वो सारी चीजें समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर कंप्लीट सीक्वेंस। देखिए ये भी बहुत मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, और ये एक तरीका होता भी है। देखिए मैं तो ऑटोमेटिकली डिसाइड करके अपना पूरा प्लान शेड्यूल कर लिया था, लेकिन ये क्वेरीज आई तो मुझे समझ आई कि यस, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोगों की कंफ्यूजन होती है, वो सिलेबस पढ़ते रहते हैं। देखिए कब चैप्टर का ना सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा। कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको अभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ मेन 5-10 चैप्टर ही पढ़ लोगे ना, 5-7, तो आपके 30 नंबर के करीब तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। तो वो चीज भी आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले भाई ये वाले चैप्टर करे, कुछ ऐसे चैप्टर उनको छोड़ दे और मॉक पे आ जाए। एक आध क्वेश्चन उनसे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आप खुद सोचिए ना, प्री में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, नॉट पॉसिबल। तो आपको ट्रेंड के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से आ रहा है, किस चैप्टर से नहीं आ रहा, उस सीक्वेंस के हिसाब से काम करना है। वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और मोस्ट रिपीटेड टाइप, अब आप ये देखेंगे कि हर चैप्टर के अंदर भी भाई बहुत सारे आर्ट्स का मतलब अलग अलग जगह कोर्स होता है, तो आप ये देखेंगे कि भाई कुछ टाइप जो है वो बिल्कुल रिपीटेड है हमेशा। तो कई बार होता है कि आप बड़े चैप्टर को पूरा ना करके कुछ मोस्ट रिपीटेड टाइप को कर ले, तो आपका काम बन जाता है। तो ऐसे स्मार्टली आपको काम करना है कि भाई आपको 100% सिलेबस की तरफ नहीं भागना, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको भाई, आप मान के चलिए, अगर आप आज जैसे मैंने यहाँ पे ये एरो डाल रखा है कि ये पूरा स्मार्टली अगर आप जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे कवर करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी क्लैरिटी होगी, और कम टाइम में आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे। और फाइनली आपको तो वहां पे मॉक ही देना है ना, एग्जाम देना है, तो उसके लायक मैं आपको बना पाऊंगा। ठीक है। तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा। अब क्या होता है ना, इतने पे लोग भागने लगते हैं, स्किप करने लगते हैं, और मैंने देखा कई बार कमेंट में भी बहुत होशियारी से जो चीजें पूछते हैं ना, वो ऑलरेडी वीडियो में होती है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि वीडियो तो इन्होंने देखा ही नहीं है, स्किप करके देखा। देखिए अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं ना जॉब, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप भले ही इसे 1.25 पे सुने, 1.5 पे सुने, पेशेंस रखना पड़ेगा, शांति से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरों की स्ट्रेटेजी, दूसरों की गलतियों से अगर आप सीखोगे तो आप वो नहीं करोगे। अदरवाइज आप एक एसएससी के लूप में फंस जाओगे, 2-3 साल आपके कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद इतना डिप्रेसिंग फील होता है ना, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो धैर्य रखें, और धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ता है। मैं ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ में समझाता हूँ, तो आपको सारी समझ आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहला नंबर आता है वो आता है कैलकुलेशन इम्प्रूव। देखिए आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई मैं सब बिगनर्स को बता रहा हूँ, अपने सब छोटे भाइयों को बता रहा हूँ, सब बिगनर्स हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग होंगे जो उल्टी सीधी डायरेक्शनों में पहुंच जाएंगे, बहुत गुमराह करने वाले मिलेंगे, बहुत गुमराह भी हो गया, और इसी वजह से लोगों के ना कई साल लूप में फंस जाते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझ के चलिए कि जो आपका मैथ है, आप मेरी बात को समझिए गहराई से, प्लस रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब कुछ पार्ट, इसमें नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपकी नंबर्स पे पकड़ बहुत अच्छी होगी ना नंबर्स पे, तो ये बात ध्यान रखना, आप परफॉर्म बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको सिलेबस की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ नंबर से ही आंसर्स मिल जाते हैं। और ये एक बात ध्यान रखना, जब भी आप सिलेबस को भी अगर खत्म करोगे, कहीं से भी सिलेबस को आपको पढ़ाई करनी होगी, तो जो आपको टीचर पढ़ा रहा होगा वो भी तो वहां पे फास्ट चीजें करेगा। तो अगर आप पहले सिलेबस करोगे और बाद में कैलकुलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तो वो जो जहां से आप कोर्स कर रहे होगे, कहीं से भी यूट्यूब या कहीं से खरीदा हुआ, तो आपको दिक्कत होगी उस चीज को समझने में। आप लॉजिकल समझ रहे हैं, मैं एक सीक्वेंस में इस चीज को समझा रहा हूँ। तो इसके लिए एक सोल्यूशन क्या है, तो देखिए इसके लिए एक सोल्यूशन मैंने बनाया था। मैंने एक वीडियो बनाया था कैलकुलेशन का,
देखिए मैंने लिखा भी है माई कैलकुलेशन वीडियो, मैंने ये एक 1 आवर का वीडियो आपको बना के चैनल पे डाल रखा है। वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई भी यूज कर रखा है। इस वीडियो के अंदर है क्या? देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारी चीजें, देखिए मैंने मेंशन कर रखी है जो आपको लर्न करनी होती है, जो आपको ऐप प्रैक्टिस करनी होती है, और उसके बाद आपको डेली, मतलब ये दोनों चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने समझाया है कि भाई कौन सी ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी है, जो आपको नंबर्स में काम आएंगे, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कौन सी ऐसी एप्स है जहां से आपको अपनी कैलकुलेशन सुधारनी है। तो 1 घंटे का ये आप वीडियो देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा वीडियो देख के। और अगर आप शुरू के करीब करीब 25-30 दिन दे दें मुझे, रोज का 40-50 मिनट उस वीडियो में मैंने यही बताया, तो आप देखेंगे आपकी कैलकुलेशन जो है ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, और मैंने कैलकुलेशन के ऊपर कई वीडियोस डाल रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं उन सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 25 से 30 दिन में आपके एक डिसेंट कैलकुलेशन की स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ चीजें याद भी तो होनी चाहिए भाई। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है, जैसे आपको क्यूब्स याद नहीं है, आपको टेबल्स याद नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? आप कभी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सिलेबस के बाद जो आपके मार्क्स बढ़ाएगा या टाइम मैनेजमेंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज बढ़ाएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, उसमें मैंने 18-19 पॉइंट आपको समझा रखे हैं। इन चीजों का जब आपको ज्ञान होगा ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी चीजों को समझना और परफॉर्म करने में। और देखिए मुझे वो चीजें याद है, रटी हुई हैं। आप जिस तरीके से मुझसे 2 का टेबल पूछेंगे, उस तरीके से मैं आपको 36, 28, 29, 27 सारे टेबल बता दूंगा। और बहुत बेनिफिट होता है इसका, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। तो कैलकुलेशन इंप्रूव के लिए मैं सिर्फ बोलूंगा एक ही रामबाण है, आप ये कैलकुलेशन वाला वीडियो जो है इसे मस्ट वॉच है। देखिए 1 ही घंटे का है, उसमें मैंने सारी सीक्रेट समझाए हुए हैं। आप उसे देखिए, आपको समझ आ जाएगा, फायदा भी होगा। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन सुधर जाएगी। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है सिलेबस कंप्लीट। अगर देखिए आप सीधा सिलेबस पे आएंगे ना, ऐसा मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि क्या है ना, कोई भी टीचर है वो क्या करेगा, आपको वो भी ऐसे ही करेगा। मान लीजिए आपको वो परसेंटेज का एक चैप्टर पढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो मान लीजिए 75% कहीं पे भी आया और वो डायरेक्ट 3/4 लिखेगा, आपको समझाएगा भी। कहीं पे 16.66 आया परसेंटेज, तो 1/6 होता है। ये चीजें वो समझाएगा ना आपको जब आप पढ़ रहे होगे। और एक बात बताओ, यही सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके 1 घंटे के वीडियो में समझा दी, कि पूरी मैथ्स में या रीजनिंग में जहां भी नंबर वाला पार्ट है, वहां पे ये सारे नंबर्स का कमाल होता है, वो सारे मैंने वहां समझा दिया। अगर आपको पहले से याद होंगे, तो आप उस वीडियो को भी फास्ट देख पाओगे, और उसी वक्त वहां पे सॉल्व भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये तरीका सही है चलने का। आप उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा देख लीजिए, और उसके साथ सिलेबस को शुरू कीजिए। अब सिलेबस को करते वक्त ना जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो दुनिया करती है, और फिर एसएससी के ऐसे ट्रैप में फंसती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि एसएससी के 2-3 साल के लूप में फंसने के लिए 3 बिगेस्ट मिस्टेक, उसमें से एक ये सिलेबस वाली ही है। आपको सिलेबस कैसे पूरा करना है, आप इस बात को समझिए। आज की डेट में यूट्यूब पे चाहे पेड कोर्स हो, भर भर के कंटेंट है। एक देखो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा देखो तीसरा मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन एक टीचर मान लो आपको कह रहे 10 से 15 सेकंड में, तो कोई दूसरा टीचर उसको और कम में करा देगा, और आप इसी की रेस में भागते रह जाओगे, जबकि आपको इनसे बचना है। आप मेरी बात मान के देखना, मैं जो समझा रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, फिक्स अ टीचर। आप चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे आप पेड कोर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यूट्यूब और पेड से आप किसी को भी ले लीजिए, लेकिन एक टीचर को पकड़ लीजिए। सब टीचर्स के आपको पता है कि कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, मतलब कि कुछ ना कुछ वीडियोस तो हैं, आप देखिए, जिससे आपकी ट्यूनिंग सेट हो रही है उसे फिक्स कर लीजिए कि भाई यही मेरे टीचर है, यही मेरे गुरु है। वो कोई भी हो सकते हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, तो 5-6 टीचर तो मोस्ट पॉपुलर है जिनके वीडियोस चलते हैं। आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एंड आई डोंट वांट टू प्रमोट एनीवन। सब अच्छे टीचर्स हैं, किसी की किसी से तालमेल बैठती है, किसी की किसी से तालमेल बैठती है। और इस बात को आप ध्यान रखना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई टीचर अगर बहुत हाइप में है, अभी बहुत पॉपुलर है, तो सारे उसके स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, और कोई टीचर तो जिसको कोई नहीं जानता उसका कोई सेलेक्ट नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर टीचर के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट खुद मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट खुद एफर्ट्स करते हैं, उनको खुद अपना गोल चाहिए होता है। ठीक है, बस डायरेक्शन देता है टीचर। तो मैं यही बोलूंगा कि फिक्स अ टीचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी को भी पकड़ लीजिए। और जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं समझाता हूँ, लिमिटेड कोर्स आवर। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा टीचर पकड़ना है जिसका कोर्स लिमिटेड हो। आज की डेट में ना इतना डेटा पड़ा है, और 25 क्वेश्चन प्री के हैं, और मेंस के 30 क्वेश्चन है। बताओ कहाँ कहाँ से पूछ लेगा इंसान, कहाँ कहाँ से पूछ लेगा? आप खुद सोच के देखो।
तो इसलिए आपको ना सिलेबस को यूं एकदम गोली की तरह खत्म करना है कि जैसे भाई 1.5 से 2 महीने में मेरा टारगेट हो जाए, 2 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, आज की डेट में 1.5 महीने में मेरा टारगेट हो जाए, लेकिन मेरा मैथ्स का सिलेबस फटाफट खत्म हो जाना चाहिए। पूरे पूरे दिन लग के नहीं, फिक्स टाइम दे के दिन का। वो कैसे खत्म होगा? आप एक ऐसा टीचर चूज करिए जिसका जो कोर्स होगा वो आप मान के चलिए 100 से 150 आवर में खत्म हो जाए। अब आप ऐसे टीचर को चूज करें, आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाए जिसके कोर्स जो है वो 200 आवर्स या 250 300 आवर्स ऐसे कोर्स हो, तो आप सोच लीजिए आपका कोर्स ही खत्म नहीं होने वाला, और आप उसी में फंसे रह जाओगे, और आपको एक इंटरनल जो फीलिंग आती है कि अभी तो कोर्स ही खत्म नहीं हुआ, जब कोर्स खत्म हो जाएगा देन आई विल शिफ्ट टू मॉक। और ये हमेशा रहेगा, और ये ध्यान रख लेना कि कोर्स करने से कभी भी नंबर नहीं आने वाले, कभी भी नहीं आने वाले। एसएससी के इतने बच्चे हैं जिन्हें इतनी नॉलेज है, बट एग्जाम के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे भी इतने दोस्त हैं, इतनी नॉलेज, और ये गलती मैं भी करता था। हमें टीचर थोड़ी ना बनना है, या आपको टीचर थोड़ी ना बनना है, वो बाद में बनना, पहले सिलेक्शन ले लो। तो सिलेक्शन के लिए आपको उस पेपर में परफॉर्म करना है, वो कैसे भी कर कर आ जाओ आप। तो इसलिए थोड़ा सा मैं रब करता हूँ। ये वाला पॉइंट हो गया, सेकंड वाला आपको समझा रहा था। इसलिए एक ऐसा टीचर पकड़िए जिसका कोर्स ओनली और ओनली 100 to 150 आवर में खत्म हो जाए, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद ये जो अगला पॉइंट मैंने लिखा है, आपको प्रैक्टिस जो है वो अलग से करनी ही पड़ेगी। जो भी आप पढ़ाई करोगे उस पर आपको प्रैक्टिस फिर करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ मॉक कराएंगे। आप कितना भी कहीं से कोर्स पढ़ लीजिए, जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ में तो शॉर्ट ट्रिक काम आएगी, लेकिन धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो आपको इम्प्लीमेंट करने को टाइम बहुत लगेगा। भाई लोग यहाँ पे 100 100 200 मॉक देकर आते हैं प्री में ही, तो आप सोचिए कैसे compete करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना टाइम अगर आप सिलेबस ही करते रह जाएंगे 3 3 4 4 6 6 महीने। इसलिए मेरा एडवाइस है आप सबको कि काइंडली फिक्स अ टीचर विद अ लिमिटेड कोर्स, और उसको शिद्दत से फॉलो करें। और बाकी फिर आप जब मॉक प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो भी कमियां होंगी, कहीं क्वेश्चन को और छोटा करना, या कहीं टाइम लगना है, कोई ट्रिक छूट गई, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, वो सब आप धीरे धीरे अचीव कर लेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले देखिए। मैंने अभी आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा, लास्ट में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले वही हो गया ना, कि अगर आप आज की डेट में देखें तो एक आपका अर्थमेटिक का सेक्शन होता है, एक आपका एडवांस का सेक्शन होता है। अगर कोई भी पेपर उठा के देखेगा तो अब अर्थमेटिक का सेक्शन ज्यादा है, तो आप पहले एडवांस करने निकल गए तो वो जायज है तरीका, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ना। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक अभी जो चल रहा है 3 4 साल से ट्रेंड, आपको अर्थमेटिक पहले खत्म करना है। अर्थमेटिक में भी सीक्वेंस क्या फॉलो होना चाहिए वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इस हिसाब से करेंगे ना, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 40+ तो आप यूं ही कूद जाएंगे 1 महीने के अंदर। उसके बाद के एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, और 45+ भी कूद जाएंगे आप। बट उसके बाद क्या होता है, सिली मिस्टेक मरवा देती है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो आप फिर कुछ क्वेश्चन छूटते हैं। तो 45 तक तो आना बहुत ही मैंडेटरी है आज की डेट में, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए 20 मिनट के करीब करीब का वीडियो हो गया है, और फिर वही बात है ना कि देखिए अगर मैं टाइम को देखूं तो फिर मैं अपने जो भी मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं डिलीवर ढंग से नहीं कर पाता। कि अगर मुझे छोटा वीडियो बनाना है, और मैं फिर यही ऑब्जर्व करता हूँ कि आप स्किप करके निकल जाते हैं। बट जो भी बंदा आखिरी तक जरूर टिकेगा ना, चाहे वो लिमिटेड लोग, उसको फायदा जरूर होगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट है, मैं डिटेल में ही समझाता हूँ, क्योंकि स्किप करने से फिर कोई फायदा नहीं है। थर्ड पॉइंट है PYQs। भाई मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने कैलकुलेशन अच्छी कर ली, आपने किसी से लिमिटेड कोर्स खत्म कर लिया, है ना। अब आपको करने हैं PYQs। और लोग बहुत प्रैक्टिस, देखिए आपको शीट भी मिलेगी जिस टीचर वगैरह से पढ़ेंगे आप वो कर रहे हो, उसके अलावा बुक लेनी है कि नहीं लेनी PY की क्यू की स्पेशली। देखिए होता क्या था कि मैथ्स की 2 3 लोगों की बुक्स बहुत पॉपुलर थी PY की, और पहले लोग उसे रगड़ के प्रैक्टिस भी करते थे। अभी मैं जो एग्जाम का तरीका है वो क्या है, मैं उस हिसाब से, ये आपकी पर्सनल चॉइस है आप क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करते हुए वो बातों को ध्यान देना है। जैसे बुक है, बुक का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और ऑनलाइन अगर करोगे तो आपके उसके क्या प्रोज एंड कॉन है, इन दोनों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए आप बुक से करना चाहें बुक से करिए प्रैक्टिस PYQ की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइमर लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि भाई आप बिना टाइमर के करोगे ना, तो ये 100% होता है कि आप 2 क्वेश्चन करोगे, और दिमाग तो इतना शैतान है ही आज की डेट में, कुछ सोचने लग जाओगे, दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लग जाएगा आपका। फिर 2 क्वेश्चन करोगे फिर कुछ हो जाएगा, फिर पता चले फोन बजने लग गया, आप उठ के कहीं चले गए, फिर पता चला आप कुछ खाने चले गए, या चाय पीने चले गए, लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे हो ग्रुप में। तो आप ऐसे काम करोगे अगर आप बुक से करोगे क्वेश्चन, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो होगी घटिया एकदम, बुक से जब आप करोगे। बट यहीं आप देख लेना, जब भी आप मॉक लगाओगे ना, तो जो ऊपर टाइमर चलता है ना, वो आपको एक
एक तो प्रेशर हैंडलिंग की सिचुएशन होती है, दूसरा आपको ये पता होता है कि भाई टाइम खत्म हो रहा है, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। और आज की डेट में तो जो मॉक्स हैं उसमें ऑनलाइन जो खरीदोगे उसमें सेक्शनल वाइज सारे पीवाईक्यू दे रखे हैं। तो मेरा मतलब एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप बुक से करते हैं तो आप टाइमर जरूर यूज करें। अगर आप अदरवाइज आप पे वो नहीं है कि भी आपके अंदर वो नहीं है कि आप अपने आप को पकड़ के एक जगह बैठ सकते हैं कि 1 घंटे का टाइमर लगा लिया और बुक से फटाफट कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मॉक खरीदिए और मॉक से ही पीवाईक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ टाइमर चलता है, आपस में कंपैरिजन भी हो जाता है, ये भी पता चल जाता है किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा, किस क्वेश्चन में कम टाइम लगा। तो ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं बुक से अपनी चीज बताऊं, मैं बुक से नहीं करता, मैं ऑनलाइन ज्यादा करता हूं। और अगर मेरा देखा जाए तो मैंने देखा था जो ये मेंस के जो टॉपिक्स बदल गए थे तो उनके लिए मैंने पीवाईक्यू की बुक ले ली थी, और बस उन्हीं के मैंने जो पीवाईक्यू एक तरफ थे वो सारे प्रैक्टिस करे थे। अदरवाइज मैंने कभी पीवाईक्यू की बुक भले ही खरीदी है बट मैं कर नहीं सका उतनी मोटी किताब देख के। मैंने हमेशा ऑनलाइन प्रैक्टिस करी एंड इट गिव्स मी अ वेरी गुड रिजल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट कंपटीशन हमेशा रहता है ना प्रैक्टिस में। देखिए आप पूरा दिन ना अपना कंपटीशन की तरह बिताइए, चाहे आप सिलेबस कर रहे हो कि भाई सिलेबस भी कर रहे हो, आप 2 घंटे के वीडियो को भाई मतलब जो भी है 1 1.5 घंटा लिखना, 4 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटे के वीडियो में 6 घंटे लगा दिए, 8 घंटे लगा दिए, तो आप सोचो ना आपका दिमाग इधर उधर कहीं जा रहा है। तो हर चीज आपको टाइम लिमिट में करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपको एग्जाम देना है तो टाइम लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवन मैं भी बताता हूँ कि मैं जब कैलकुलेशन करता था या अगर मैं किसी बुक से प्रैक्टिस करता था, सपोज जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने मेंस के कुछ टॉपिक पीवाई की बुक से किए हैं, तो मैं टाइमर लगाता था, 50 मिनट्स का टाइमर लगाता था। 50 मिनट्स में बिल्कुल एकदम फटाफट के दिमाग में रहता था टाइमर चल रहा है, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं मेक अ कॉपी एंड न्यू लर्न। हाँ ठीक है, देखिए इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी आप पीवाईक्यूज करते हैं या आप जो भी आप प्रैक्टिस करने लग गए हैं, तो आपको ना एक कॉपी तो बनानी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। भाई आप एक मैथ्स की कॉपी बना लीजिए, कोई कॉपी बनाता है, कोई रजिस्टर बना लेता है। देखिए जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है, मैंने तो पहले ही बोला था आपको रॉकेट की तरह सिलेबस को खत्म करना है सबसे पहले, ताकि आपके दिमाग में ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी भाई मेरा सिलेबस अभी तक बचा हुआ है, मैं क्या परफॉर्म करूंगा। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब आप मॉक्स दोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा आपको। बड़े सारे न्यू टाइप मिल जाएंगे, बड़े सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे, बड़ी सारी ट्रिक मिल जाएगी आपको सीखने की, या बहुत सारी और चीजें सीखने को मिल जाएंगी। जैसे कि जब आप पीवाईक्यूज वगैरह करोगे या जब मिक्स प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई डिजिटल सम का बहुत यूज है। इस पे भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, डिजिटल सम कैसे यूज करते हैं फास्ट। यूनिट डिजिट का बहुत यूज है, जब आप देखोगे कि भाई आप 4 ऑप्शन में से एक यूनिट डिजिट का। अप्रोक्सीमेशन का बहुत यूज है, इनका यूज करके आंसर्स का बहुत फायदा होता है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का बहुत यूज है, तो इसके लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। तो ये सब चीजें जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये कैसे नोट करोगे, आपको इसको नोट करनी है और इसे टाइम टू टाइम हल्का हल्का जो भी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी छोटे छोटे आप सीखते चले जाइए यूट्यूब से। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसलिए आपकी एक कॉपी होना बहुत जरूरी है, उसमें ये सारी चीजें आप मेंटेन करिएगा, जो भी आपको नई चीज मिलेगी। और यहाँ पे आप मॉक तो दिए जा रहे हैं, ठीक है, साथ साथ सीखे भी जा रहे हैं। अगला है ऑलवेज रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए जब भी आप पीवाईक्यूज देंगे ना, पीवाईक्यूज, तो हमेशा ना आपको रिवर्स ऑर्डर में देना चाहिए। ये एक वाइस एडवाइस बता रहा हूँ मैं आपको, ऑलवेज गिव इन रिवर्स ऑर्डर। पहले आपको 2024 को खत्म करना चाहिए और एसएससी के सभी एग्जाम्स को, देन मूव टू 2023, देन मूव टू 2022। और मैं तो कह रहा हूँ यहीं पे स्टॉप हो जाओ। इतना भी कर लो ना आप, भाई आपके पास सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, कितना है आपके पास प्रैक्टिस करने को। तो इसलिए पहले 24 का करो, फिर 23 का करो, देन 22 का करो, और यहीं पर रुक जाओ, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप में आपके पास बहुत नॉलेज आ जाएगी 22 तक भी पहुंच गए तो फिलहाल। और मैं तो ये बोलूंगा अगर प्री का पेपर अभी जो भी है अभी जून में ही होता है, और जो बिल्कुल ही बिगनर है, तो उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा आप सिर्फ 24 को भी कवर कर लेना, आप प्री निकाल दो। और मेरा ऐसा मन है और मैंने प्लान भी करा है कि 24 की सीजीएल के प्लस सीएचएसएल की सारी जो शिफ्ट है, आई थिंक 35 36 प्लस प्लस शिफ्ट है, इनको मैं आपको प्रॉपरली विद टाइम सॉल्व करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। वही चीज मैंने शायद अगली भी लिखी हुई है अभी भी मेरे दिमाग में, सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2024 को मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। और अगर आप इन दोनों को भी अच्छे से कर लोगे जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि वो करीब करीब आपके 60 प्लस पेपर हो जाएंगे,
तो आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा उन वीडियोस में सोल्यूशन के साथ साथ उसके आसपास की चीजें भी आपको बताऊं, तो उनको भी कर लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी भी जो लगे हुए हैं और कर रहे हैं चीजों को, मैं उनको भी ये गाइड करता हूँ, और मैंने करा भी था कि आप, मैंने कई ऐसे भी लोग देखे जो 30-40 सिर्फ सीजीएल के मॉक्स देते हैं उस वक्त, और एकदम जम के, और इतना उनके दिमाग में वो सारी चीजें उस वक्त चल जाती है ना, वो इतने फॉर्म में आ जाते हैं कि वो प्री इतनी आसानी से निकाल देते हैं। जरूरी नहीं आपको पिछले 3 साल के सारे प्री करने हैं, अगर टाइम कम है तो, लेकिन रिवर्स में करो तो पहले 24 को भी खत्म कर लो, बहुत है वो, बहुत कुछ सिखाएगा हर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है हर एग्जाम के टॉप पर, ठीक है ठीक है। एक ये वाला पॉइंट ये है कि जो हर एग्जाम हुए ना, देखिए आप पूरा तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन हर एग्जाम जो ये बात है इसके टॉप क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं ना। यूट्यूब पे कितने लोगों ने वीडियो बना रखा है, और मैंने भी प्लान करा है कि मैं इसे बताऊंगा आपको। तो आप 24 को पूरा कर सकते हैं, 22-23 के वो टॉप टॉप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये सब आप अभी प्री में पता नहीं उतना आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेंस के आने से पहले इन चीजों को कवर कीजिएगा, फायदा होगा आपको। तब मैं आपको तब बता दूंगा जब मेंस की बारी आएगी, अभी आप ऐसे कर लीजिए। तो ये चीज समझ गए आप, पीवाईक्यू कैसे करना है, बुक से करना है नहीं करना, ऑनलाइन करना है नहीं करना, आपकी ये पर्सनल चॉइस है, मैंने अपनी बता दी, और आप इस चीज से हिसाब लगा सकते हैं। जो भी चीज आपको टाइम लिमिट के अंदर करनी है, तभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आ गए हम, और 28 मिनट के करीब हो गए हैं। फिर से मुझे ये लग रहा है बच्चे कितने देख रहे होंगे, कितने भाग गए होंगे, बट वही है कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपको ऐसे लॉन्ग वीडियोस ओके रहते हैं 1 घंटे की, क्योंकि बड़ा वो रहता है। जैसे मैंने एक स्क्वायर का वीडियो बनाया, आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि स्क्वायर जो होते हैं कैसे निकाले, तो किसी ने 50 के पास का बना रखा है, 100 का, 200 का, फिर अलग तोड़ तोड़ के, मैंने क्या करा, मैंने एक पूरा वीडियो डाल दिया 1 घंटे का। उसके अंदर आप 1000 तक का कोई भी स्क्वायर निकालो, सारे निकल जाएंगे, बिल्कुल एक कॉमन ट्रिक के साथ। लेकिन कोई, वही बात है कि इंटरेस्ट नहीं होता, लोग सोचते हैं लंबा वीडियो क्या करे, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है कि हम छोटे बनाए, फिर छोटे में नॉलेज पूरी डिलीवर नहीं हो पाती। तो टेल मी इन द कमेंट कि भाई चलेगा ना ये वीडियो, तो मैं इसी तरीके से आगे के घंटे घंटों के, क्योंकि मुझे मॉक वगैरह अगर करवा के दिखाना है, तो वो तो घंटे का भर के वीडियोस होंगे होंगे, 45 मिनट्स के प्लस तो जाएगा ही जाएगा। तो अगला आता है मॉक, और मॉक का एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको 3 लोगों में बांटता हूँ। देखिए 30 नंबर तो हर कोई लेके बैठ जाएगा मैथ में, और 40 नंबर तक भी जो बंदा थोड़ा ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेगा आ जाएंगे। 40 के बाद 45 भी पहुंच जाएगा आदमी। 45 के बाद क्या होता है, सिली मिस्टेक ही धोखा देती है आपको। ठीक है, तो सिली मिस्टेक कैसे सुधारना है मैं आगे समझाऊंगा आपको। लेकिन इन तीनों में मतलब 20-30 से 45 प्लस तक का स्कोर, देखिए आज की डेट में मैंडेटरी भी है। अगर आप 45 से कम स्कोर करेंगे ना, तो आप सोचिए आप रेस से बाहर होते चले जाएंगे, क्योंकि मैथ में हर कोई फुल आ रहा है आज की डेट में, रीजनिंग में फुल आ रहा है, और यही मैथ इंग्लिश रीजनिंग ही है जिसमें आप 150 में से 135 प्लस नहीं रखेंगे तो जीएस जो अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे उसमें आप सोच रहे हैं कि 30 नंबर ले आएंगे। 20 बड़ा, इतनी मेहनत करने के बाद आते तब जाके आप 155 के स्कोर पे पहुंच रहे हैं रॉ, और उसमें भी कुछ गलतियां हो जाए तो 150 145 पे रहेंगे। तो इस वजह से आपको मैथ इंग्लिश और रीजनिंग को 95% तो रखना पड़ेगा। अब मैं इसमें ये समझाना आपको चाहता हूँ कि आपको मॉक एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या फायदा है। देखिए सिलेबस आपने कर लिया रॉकेट की स्पीड में, अब जब आप मॉक देंगे ना, तो आप ये समझ पाएंगे कि भाई कौन से गलत क्वेश्चन है, कहाँ टाइम ज्यादा खराब है, क्या ट्रिक है क्या नहीं है, कैसे किसको बेसिक से करना है, किसको ट्रिक से करना है, किसको कम स्टेप्स में करना है। तो देखिए वही चीजें मैंने मेंशन करी, फर्स्ट डू पीवाईक्यू, पहले तो मॉक करते हुए पीवाईक्यू करना, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। फिर आप जब मॉक देते हैं तो आपको रॉन्ग क्वेश्चन, जो लेफ्ट मतलब क्वेश्चन छूट गए थे, और जो राइट, इन तीनों को देखना है। भाई आपको एक जो आपने मैथ की कॉपी बनाई है उसी में बीच के पार्ट के आधा मॉक का कर लीजिएगा। उसमें आपको जब भी जैसे आप मॉक दिया तो आपको ये देखना है कि भाई जो क्वेश्चन गलत थे वो क्यों गलत हुए, क्या रीजन था उनका गलत, क्या आपको नॉलेज कम थी, क्या आपको कोई कॉन्सेप्ट कम था, या आपको लंबा प्रोसेस था और प्रेशर में गलत हो गया। दूसरा, जो क्वेश्चन आपने लीव किए थे, क्या उसका कॉन्सेप्ट पता है, नहीं पता तो सीखना उसी वक्त, कुछ नया मिले तो लिखना कॉपी में। साथ साथ जो क्वेश्चन सही था, सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं लोग, आगे निकल जाते हैं। भाई इसका टाइम तो देख लो आप, 4 मिनट में अगर क्वेश्चन को सही करके बैठे हो, या कई बार तुक्के मार देते हो, तो वो सही उस वजह से हो गया, तो ये तो देख लो कि ये इस वजह से सही हुआ किस वजह। तो ये सारी चीजें आपको मॉक सिखाएगी। आप मेरी बात मानिए, 1 घंटे का जो आप मॉक है ना, शुरू में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम लगेगा इसे समझने में, और धीरे धीरे टाइम के बाद आपको, मुझे तो लग रहा है 1.5 घंटा लग जाएगा आपको, सबको ही लगता है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि 50 मिनट में आप उसको एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन जब आप 30-40 मॉक दे लेंगे तब। तो इसलिए मॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ आप 100 मॉक दे दो, बट एनालिसिस मत करो।
और मैं ये कह रहा हूँ आप 30 मॉक दे दो, लेकिन एनालिसिस इतना जबरदस्त करो कि भाई इस जैसा कुछ भी आ गया ना तो मैं बस उड़ा दूंगा, पेपर को धुएं में उड़ा दूंगा। तो ये वाला स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा दे रहा है लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पेपर तो अपने आप मतलब जिस दिन पेपर में बैठेंगे उस दिन इनको अपने आप ही तारे नजर आने लगेंगे, और प्रेशर भी बहुत आएगा और चिंता भी बहुत होगी। जो एनालिसिस करके जाता है ना अच्छे से, और इस एनालिसिस को कई बार रिवाइज भी करना होता है, वो रिवीजन वाला पार्ट आएगा। आप क्या सोच रहे हैं एक बार एनालिसिस करके छोड़ देंगे तो सब हो जाएगा? रिवीजन करनी पड़ती है। रिवीजन इज द की। 33% ऑफ प्रैक्टिस या 33% ऑफ पूरी प्रिपरेशन में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, कि वो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लोग 8-8 9-9 बार रिवाइज करते हैं, तो इस एनालिसिस को भी रिवाइज करना होता है। अरे मैंने लिखा भी हुआ है, नोट क्वेश्चंस इन कॉपी और उसको रिवाइज करते रहना है। तो वही चीज है, गलत क्यों? कुछ नया मिला वो लिखा और फिर उसे रिवाइज करना है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर समझनी है। वीक पोर्शन कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स देने हैं। जो भी आपका वीक पार्ट लगे ना, पहले आप फुल दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि भाई मेरा प्रॉफिट लॉस वीक है, मेरा इंस्टॉलमेंट वीक है, या मेरा कोई और पार्ट वीक है, तो किसी का एडवांस वीक है, किसी का कुछ है, तो उसके आप सेक्शनल अलग से दे सकते हैं और उसको सुधार के धीरे धीरे बैलेंस पे ला सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस करना है। और आप जब मॉक देंगे ना तो आप देखेंगे कि आप कहीं कहीं बेसिक भी यूज कर रहे हैं, विच इज फाइन। कहीं कहीं आप अपनी ट्रिक्स ट्रिक्स कुछ नहीं होती, वो शॉर्ट स्टेप्स को कम कर दिया जाता है, और कहीं कहीं आपको ये सब भी सीखना पड़ेगा कि लेस स्टेप्स में काम करना है। तो कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो तो बीच के 3 स्टेप आप छोड़ दिए, फर्स्ट स्टेप से सीधा फोर्थ पे जंप कर दिया। ये सारी चीजें विद टाइम मैनेजमेंट, ये मॉक ही आपको सिखाएगा। तो ध्यान रखना, मॉक देना बहुत जरूरी है। जो आप टाइम मैनेजमेंट करोगे प्लस जो आपकी एक्यूरेसी बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक से बन सकती है, अदरवाइज कभी डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है। और एक और मिथ आपका तोड़ना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एक बार पीवाईक्यू दे दिया, वो सोचते हैं दोबारा नहीं देना। आप किसी एक पीवाईक्यू को जो देते हैं ना, आप इसको जरा 20 दिन बाद दोबारा देना, आप भूल जाओगे सारे, आप फिर से उसे शुरू से सॉल्व करोगे। लेकिन ये बात है कि आपने उसे नोट किया था, जिसके टफ क्वेश्चन है कुछ, तो आपका दिमाग चल जाएगा। तो जो आपको एक बार मॉक देते हो ना, आपको वो अगेन भी देना चाहिए कुछ टाइम बाद, ऐसी साइकिल बनानी चाहिए। ठीक है। तो दोबारा दे सकते हो, तिबारा दे सकते हो, ये डिपेंड करता है ना कि टाइम टाइम का। मैंने दिए हुए, मैंने प्री का दोबारा भी देता हूँ। जैसे एक बार दिए उसके बाद पता चले 3-4 महीने का गैप हो गया, मैं दोबारा दे देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक पे जाने से पहले एक चीज छूट गई थी, वो और मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स के अंदर ना आप देखेंगे जब आप सिलेबस को खत्म करेंगे ना, तो आपके बहुत सारे फॉर्मूला इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए मैंने तो क्या करा था, मैंने खुद अपने एक सेल्फ बना रखे हैं, और मेरा ऐसा प्लान है कि इसको शायद मैं प्रिंटेड फॉर्म में करा के दूं, क्योंकि मैंने ये सिर्फ 10 से 12 पेज में पूरे मैथ्स के सारे फॉर्मूले कवर कर रखे हैं, और सब कुछ है उसके अंदर, अर्थमेटिक एडवांस के अंदर सब कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आजकल ना आप देखोगे तो बुक्स भी अवेलेबल है, बुक्स सारी अवेलेबल है। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, आपको जिसकी पसंद है शॉप पे जाइए, खोल के देखिए, और उसमें आप देखिएगा कि हर चैप्टर वाइज उन्होंने फॉर्मूलेज डाल रखे हैं, इवन टाइप वाइज उसमें एक आध क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो आप उनको बाय कर सकते हैं, दे आर गुड बुक्स, मैंने देखी है उन्हें, दे आर गुड बुक्स। बट मैं उनसे पहले ही ये चीज बना चुका था, तो मैं इन पे रिलाई करता हूँ आज भी। और मैंने ये अपना बाइंड करा रखे हैं, पतली सी है बिल्कुल, 10-12 पेज की। मैं हमेशा इनको रिवाइज करता हूँ, कुछ नई चीज मिलती है मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ। और इसी में मैंने लास्ट में कुछ सिली मिस्टेक के लिए भी शीटें लगा रखी है, इसलिए यहाँ पे मुझे एकदम से ध्यान आया। तो आप वो बुक्स बाय कर सकते हैं जाके, फॉर्मूला बुक जो मैथ्स की बना रखी हैं, और वहां पे आज से आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, अगर खुद ना लिखना चाहें, क्योंकि अब तो टाइम बचेगा, अब तो अवेलेबल है मार्केट में काफी सारी चीजें। तो सिली मिस्टेक पे अब बात करते हैं। देखिए सिली मिस्टेक की अगर बात करें तो देखिए, सिली मिस्टेक टाइप, ठीक है, सिली मिस्टेक टाइप का मतलब होता है, देखिए सिली मिस्टेक ना बहुत सारी टाइप्स की होती है, जो जनरली पीवाईक्यूज में एक पैटर्न बन गया है। पैटर्न कैसे बन गया? जैसे आपसे ए और बी में को मिलाया, कुछ करा, ये करा वो करा, और फाइनली B/A का मिक्सचर पूछ लिया, उल्टा कर दिया। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग इस तरीके से प्रैक्टिस में ट्रेंड हो जाता है कि हम ध्यान नहीं देते और हम ये वाला मार्क कर देते हैं, और पूछा होता है उल्टा, एक ये गलती। ऐसी और क्या होता है कि लास्ट पार्ट हम ना अक्सर सेंटेंस का पढ़ते नहीं है, और उसमें ये होता है कि फाइंड द सीपी, हम जैसे सीपी निकालना है प्रॉफिट लॉस में, तो हम सीपी निकालने लग जाते हैं, लेकिन उसमें बोला होता है 10 टाइम्स ऑफ सीपी, तो हमें वो आदत ही नहीं होती 10 टाइम्स की, तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी पैटर्न के सिली मिस्टेक्स होती हैं कि भाई रेडियस पूछा है, या रेडियस निकालने की हमने प्रैक्टिस करी हुई है और क्वेश्चन में डायमीटर पूछा था, वो हमसे गलती हो जाती है। या हम रेडियस निकालने की आदत होती है और क्वेश्चन में लिखा होता है ऐसे हाफ
ऑफ रेडियस, और ये हाफ वर्ड हमें दिखाई नहीं देता उतनी जल्दीबाजी में। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। या जैसे एक याद आया मुझे, एवरेज ऑफ, जब एवरेज अलग चैप्टर करते हैं, एवरेज में जैसे एवरेज ऑफ 10th एंड 11th पूछ ले, लेकिन हम हमें आदत होती है कि इसका और इसका बोल रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ लिख देगा हाफ ऑफ एवरेज ऑफ 11th। और ऐसा रीजनिंग में भी होता है कि भाई पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं सही है, नॉट करेक्ट, और हमें हैबिट होती है करेक्ट मार्क करने की या नॉट करेक्ट, ये कौन सा इम्बेडेड है कौन सा इम्बेडेड नहीं है, रीजनिंग में जैसे होता है। तो ये सारी जो सिली मिस्टेक है ना, अगर ये आप ये नहीं सुधारोगे ना और ये पेपर में आप कर कर आ गए, तो आपकी आंखों से ना खून के आंसू आएंगे। ध्यान रखना, नींद नहीं आएगी आपको कि आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए। आज की डेट में कंपटीशन ऐसा है कि जो आपको आता है ना वो सही ही होना चाहिए। मतलब 90 प्लस परसेंटेज स्कोर या कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब समझ रहे हैं? आपको सिली मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं दी है वो एग्जाम के अंदर, आप गलती कर ही नहीं सकते। 70% स्कोर पे अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो आपके पास चांस था, लेकिन अगर आप आज आपने एक क्वेश्चन मेंस में गलत करा, -4 लेकर आएंगे। खुश हो रहे थे +3 का, 2 क्वेश्चन गलत -8, और 3 क्वेश्चन गलत -12, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और ऐसे कितने कैंडिडेट है 2024 के अंदर। तो एसएससी के कुछ ड्रामे तो हमेशा ही रहते हैं, उसके अलावा सिली मिस्टेक अपने आप में आपको सुधारनी पड़ेगी। गलती करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सिनेरियो ही नहीं है। तो मैं आपको वो सारे पैटर्न जो है ना सिली मिस्टेक के, मेरी एक डायरी बनी हुई है सिली मिस्टेक की, उसमें वैसे तो मैंने काफी लिख रखे हैं, 100 से ज्यादा, बट वो मेरे अकॉर्डिंग है। बट उसमें से जो बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड होते हैं, मोस्ट रिपीटेड, उसका मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और विद क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस उनके ढूंढने पड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है कि देखिए इस तरीके से होता है, और उन्हें आप बार बार रिवाइज कीजिए, वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा क्या होता है सिली मिस्टेक के अंदर, रीडिंग इंप्रूव कीजिए। अब हमें स्कूल और कॉलेज से तो पढ़ने की आदत है नहीं, मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, पहला पार्ट हो गया आपका। अब आते हैं रीडिंग इंप्रूवमेंट। अब हम स्कूल वगैरह में जब रीडिंग टीचर करने को बोलते थे, हम तो करते नहीं थे, है ना, शाये करते थे। कोई किसी से शाये करता था, कोई किसी से शाये करता था, कोई गवर्नमेंट स्कूल में तो वहां पर तो इंग्लिश ही बहुत लेट स्टार्ट होती थी। तो रीडिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है कि कई बार आप ना क्वेश्चन ही रॉन्ग रीड कर देते, क्वेश्चन को रॉन्ग रीड कर दो। तो ये, और ये चीज आप एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते। जब आप इंग्लिश में रीडिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप बोल बोल के करना रीडिंग, या आप मन में जो करोगे ना शुरू में, फिर देख लेना आपको वही आदत पड़ी होगी कि जो हैबिट पड़ी है गलत पढ़ने की वही पढ़ोगे। आप बोल बोल के रीड करना शुरू में, आप मान के देखिए कुछ महीने करोगे बोल बोल के, तो आपको एक आदत सही पड़ जाएगी वर्ड को सही पढ़ने की। तो जब हम रीड ही गलत कर लेते फिर तो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। देखिए अगला लिखा लास्ट पार्ट और यूनिट डिजिट केयरफुली। लास्ट पार्ट ना बहुत लोग जल्दीबाजी में नहीं पढ़ते और सीधा निकाल देते कि सीपी पूछा था, रेडियस पूछा था, और यहाँ से गलती होने की बहुत संभावना होती है। मैं आपको करवाऊंगा ये चीजें। और यूनिट केयरफुली, देखिए यूनिट केयरफुली, ये यूनिट का तो मैं आपको 2024 मेन से ही बता रहा हूँ कि काफी सारे मेरे दोस्तों ने गलत किया था। और उसमें था क्या कि रेस का क्वेश्चन था वो, अगर आप उठा के देख लेंगे तो उसमें था क्या, यूनिट अलग थी, किलोमीटर पर आवर में आंसर दे शायद पूछा था और मीटर में दे रखा था कुछ। तो अगर किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, और पता है बड़ा चालाकी से ऐसे लिख देंगे जैसे 40 मीटर पर सेकंड, ये इतनी पास लिखा होता है ना कि आप 40 पढ़ेंगे और पहले वाला आपने किलोमीटर पर आवर पढ़ लिया, तो सोचेंगे ये भी किलोमीटर पर आवर में, फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे, पेपर में आंसर आएगा नहीं, फिर कंफ्यूज होंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर नहीं आएगा। बस आपका पेशेंस डूबने लगा, आपका फोकस डूबने लगा और पेपर खराब होने लगता है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी, इसी से फायदा होगा। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस कुछ है ही नहीं, आप सिलेबस करके क्या करोगे, रिसर्च करनी है, ये सब कैसे सुधारोगे पेपर के लिए। वहां जब टाइमर चल रहा होता है ना, शोर चल रहा होता है, शीटें लेट बढ़ती है, सेंटर में सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, उस वक्त देखना कि जो प्रेशर होता है ना वो अलग ही आसमान पे होता है। तो वो सारी चीजें मैं नहीं चाहता आपके साथ बीते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एकदम बुलेट प्रूफ बना के भेजूं कि आपको इन चीजों का कुछ असर ना हो, और आप बिल्कुल स्ट्रांग होके जाओ और आपको बहुत फायदा होगा। हमने तो बहुत बुलेटें खा ली, जगह जगह छेद हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप वो बुलेटें खाएं, आप अपने अटेम्प्ट खराब करें, और चीजों को मतलब हमारी गलतियों से सीखें, और फर्स्ट टाइम में ही एक अच्छे स्कोर के साथ इम्प्रूव करें, और कम टाइम में इम्प्रूव करें, और अपने टाइम को इधर उधर ना भटक लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, नोट दीज मिस्टेक्स। यस, मैंने बोला मेरी तो एक डायरी है पूरी, उसका नाम ही है डायरी ऑफ मिस्टेक। आप भी चाहें तो अपनी बना सकते हैं। तो ये पूरी डायरी नहीं है, मैंने कुछ पेजेस को एक डायरी से फाड़ के बाइंड कर रखा है, और वही है, मतलब 15-20 पेजेस होंगे, और उसमें 100+ कुछ पॉइंट्स लिखे जो मुझे प्रैक्टिस के दौरान मिलते हैं। सिमिलरली ऐसा हो सकता है ना, जो मैं गलती कर रहा हूँ जरूरी नहीं वो आप भी करें।
जो आप गलती कर रहे हो जरूरी है मैं भी नहीं करूँ। तो सबकी खुद की एक डायरी होनी चाहिए ना, तो सिली मिस्टेक की एक जरूर बनाना अपने अकॉर्डिंग। कोई कोई माइनस करने में भी कई बार गलती करता है, कोई डिजिटल सम निकालने में कई बार गलती, कोई एडिशन में बार बार गलती कर रहा होता है, तो वो अपनी उसमें लिखेगा ना भाई रोज एडिशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। और एक बात बता देता हूँ, ऑल्टरनेट डे पे, अभी नहीं बाद में मेंस वगैरह पे जब पहुंचोगे या जब एग्जाम के करीब होगे या रेगुलर बेस पे, आपको ये अपनी मिस्टेक को रोज सुबह उठ के रिवाइज करना है। मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, जब आप रोज रिवाइज करोगे तो सिर्फ 10 मिनट में रोज कर लोगे, क्योंकि रोज पढ़ो और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और आपके एग्जाम में जिस भी दिन आप वो सेम गलती रिपीट कर रहे होगे, आपका दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो आप बच जाओगे। ठीक है। और एज आई सेड की जो मोस्ट रिपीटेड होती है उसको मैं वीडियो में विद क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में ये आपसे गड़बड़ करवाने की चाह होती है एग्जाम में की। 6th पॉइंट पे आ गए और वीडियो तो 40 मिनट्स पार हो चुका है। चलो ठीक है, जाने दो जाने दो। ज्ञान तो तभी अच्छे से बट मतलब समझ आएगी चीजें कि कैसे कैसे हैं। कई सालों के एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो 1 घंटा तो बनता है ना मेरा। और आई होप आप अभी कॉपी पेन लेके कुछ ना कुछ नोट कर रहे हो, ये नहीं कि सुन रहे हो खाली। ठीक है, तो अब 6th पॉइंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट है कंप्लीट चैप्टर इन सीक्वेंस। ठीक है। अब आपको ना देखिए ये चीज समझनी पड़ेगी कि आजकल अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू करंट पैटर्न कि भाई क्या सीक्वेंस में हम चैप्टर्स को खत्म करें मैथ्स के। दूसरा, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, उनको पहले करना चाहिए। जब उनको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे नंबर सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, बट उससे 3-4 ही क्वेश्चन जो है जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो सबसे पहले कर लो, पूरा नंबर चैप्टर छोड़ दो, है ना। सिलेबस खत्म हो जाएगा पहले, और फिर क्या करते हैं, वो जो चीजें छूटी होंगी आप मैथ प्रैक्टिस करना। पता चले मॉक में 25 में आपके 10 मॉक आपने दिए, एक भी वो क्वेश्चन नहीं आया जो आपने छोड़ा। ऐसे करना पड़ता है। और इवन मैंने आज भी ये चीज करता हूँ कि भाई जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे दिखता है कि पिछले 3-4 साल से बिल्कुल नहीं आ रही, मैं उसको अवॉइड करके चलता हूँ। ठीक है, लास्ट में बस थोड़ी सी नजर मार लेता हूँ, अगर आ जाए तो मैं, अगर टाइम बचा लूँ पेपर में तो सॉल्व कर लूंगा, अदरवाइज ऐसे नहीं, उस पर अपना दिमाग चलाता रहता हूँ। और 3rd पॉइंट है स्किप फ्यू चैप्टर्स। देखो ये तो मैंने बता दिया, वही चीज है, ये सारी सोच के ही मैंने लिखी थी। ये स्किप की भाई पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो, इंपॉर्टेंट टाइप करने ही करने हैं चैप्टर के, और स्किप करना है कुछ चीजों को। अब मैं वो समझाता हूँ कैसे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख देता तो आप फिर वो सुनते नहीं है ना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। मैं आपको अब समझाता हूँ कि जैसे अगर आपके अगर देखें चैप्टर्स का, तो एक आपका अर्थमेटिक का पार्ट होता है ना, और एक आपका होता है एडवांस का पार्ट। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बोलता हूँ मेंस का भी पार्ट आ गया अब, वो भी मैं आपको यही थोड़ा सा बता देता हूँ। मेंस के कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड हो गए ना, प्री में तो वो नहीं आ रहे, बट मेंस में तो आ रहे हैं। तो अगर हम इनमें देखें, तो अर्थमेटिक की अगर बात करें, तो आपको ना सबसे पहले सीक्वेंस में अगर काम करना है, तो सबसे पहले मैं जो बोलूं आपको पहला करना चाहिए परसेंटेज, और हर कोई टीचर कराता भी यही है। दूसरा करना चाहिए रेशो एंड प्रपोर्शन। और एक बात ध्यान रखना, इन दो चैप्टर के बिना आप आगे कर भी नहीं पाओगे। ये दो चैप्टर जो है ना, ये दीज आर कह लो पिलर्स ऑफ अदर चैप्टर्स। आप प्रॉफिट लॉस करो, चाहे आप एस आई सी आई करो, चाहे मिक्सचर एलिगेशन करो, एवरेज करो, टाइम वर्क करो, कहीं भी कुछ करो, आपके ये चैप्टर्स यूज होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले इन दो चैप्टर्स को खत्म करो, आप अच्छे से खत्म करो, फिर सीक्वेंस में आगे बढ़ो। देखो इसके बाद क्या कर सकते हो आप, जैसे देखो टाइम एंड वर्क ना बहुत ज्यादा आने लग गए। आप 2023 का मेंस देखो, 24 का मेंस देखो, आसान चैप्टर होता है, लेकिन क्वेश्चन देखना कितने अच्छे आए हुए। 23 में तो कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेशन देखो उसकी कितनी अच्छी है सिंपल चैप्टर, लेकिन वही नंबर्स को इतना घुमा के कितनी अच्छी कैलकुलेशन कराई, और कितने लोगों ने उसे गलत किया और छोड़ा या तो आप थर्ड कर सकते हो टाइम एंड वर्क। फोर्थ आप कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। फिफ्थ आप कर सकते हो एस आई एंड सी आई। इसमें काफी बच्चों को दिक्कत होती है, तो वही बात है कि जैसे इन चैप्टरों में दिक्कत होती है तो आप इनके सेक्शनल ज्यादा लगा सकते हो। फिर आप एवरेज कर लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, टाइम एंड वर्क में पाइपिंग सिस्टम भी आ जाएगा, फिर जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करोगे उसी में बोट वगैरह आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक सीक्वेंस बना लेना। और एडवांस में अगर आप देखना चाहो तो देखो, अब आपको देखने की अलजेब्रा से क्वेश्चन आता ही आता है, और वो टाइप भी फिक्स है, एक्स प्लस एक्स, ये तो आप अलजेब्रा करो सबसे पहले। फिर अलजेब्रा के बाद आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री कर लो। और ऐसा नहीं ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डूब गए हो, आप उठा के देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है मेजोरिटी क्वेश्चन में। थीटा की वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ।
तो आप ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं, कुछ देख लिया, कुछ पार्ट कर लिया, बाकी लेक्चर्स को छोड़ा। वैल्यू पुटिंग वाले को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, वैल्यू पुटिंग वाले सबसे पहले करना, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन वैल्यू पुट करके हो जाएंगे। तो आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ रिसर्चर नहीं बनना, इसलिए वैल्यू पुटिंग वाला इसमें करना। हाइट एंड डिस्टेंस को तुरंत खत्म करो, एक क्वेश्चन आएगा और इतना सिंपल है, सिर्फ ये आपको एक ट्रिपलेट के बारे में जानना है कि भाई दो तीन चीजें जाननी की, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो तो क्या होगा, और बस वो सारा लगाना है। तो ये तो चैप्टर बहुत ही छोटा है। एंड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और फिर इसके बाद आप देखिए ज्योमेट्री अगर आप करते हो, तो ज्योमेट्री में आपको देखना है कि आपको सर्कल्स वाला टॉपिक करना है, क्योंकि इसमें इन सेंटर, एक्स सेंटर, इन रेडियस, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा अगर आप देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप देखो तो डायरेक्ट कॉमन, इन सब पे आते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ना, जो आपको ये दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के अंदर कि भाई ये बार बार रिपीट हो, तो आपको वो पहले करनी है। आप समझ रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो ट्रिपलेट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए। टेंजेंट से क्वेश्चन आते हैं, टेंजेंट के बारे में पता होना चाहिए। इस तरीके से चीजें करनी है। फिर अगर मेंस के कुछ टॉपिक करो तो प्री के लिए तो आप इसे पहले मत करो, आप इसे छोड़ के रखना। यहाँ इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐड हो गया, फिर स्टैट्स ऐड हो गया, रेस वगैरह तो अब प्री में भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वैसे भी आ रहा है, छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मूलेज हैं डायरेक्ट, वो याद कर लेना। फिर देखो एक नंबर सिस्टम को मैंने लिखा नहीं है यहाँ, नंबर सिस्टम, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम नहीं कहता कि पूरा करो आप। नंबर सिस्टम में आप देखो एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक वाला, एचसीएफ निकालना आना चाहिए, जो शॉर्ट तरीका है। ये सारी चीजें होगी। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इनके, वही खाली पहले पता होने चाहिए। आप मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। आप बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अब मान लीजिए आप एडवांस के साथ एडवांस लेके बैठ गए और 200 घंटे का किसी का एडवांस का कोर्स देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच ना। इससे बेटर तो ये आप वन शॉट देख लो किसी का पूरा एडवांस का एक ही बारी में, 7-8 घंटे का वीडियो 2 दिन 3 दिन लगा के देख के खत्म करो, और फिर प्रैक्टिस से काम चलाओ। भाई करना पड़ेगा आपको, ये बात को ध्यान रखना। जब आप देखना मैं आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये चीज समझाऊंगा भी कि कितने सिलेबस की नीड पड़ रही थी, या कौन सा टीचर बदलने की नीड पड़ रही थी, कौन से ऐसे। सारे पेपर में आप सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं कर सकते, आपका दिमाग वैसा काम ही नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, आपका दिमाग वैसा ट्रेंड ही नहीं है। तो आपको बैलेंस रखना है, बेसिक का, ट्रिक्स का, स्टेप्स कम करने का, ये सबका बैलेंस रखना है। और अभी मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि 3 बिगेस्ट मिस्टेक, उसमें मैंने 8 क्वेश्चन मेंस के कराए हैं, और मैंने उसमें बता भी रखा है कि जो भी बिगनर है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जरा वो 8 क्वेश्चन मेरे साथ करके देखो, मैंने उसमें करवाए हैं। आप यूं कर लोगे, आपने भले ही कुछ ना पढ़ रखा हो। तो इतना मत समझिए कि पहले पेपर आता था अच्छा एक लेवल का, अभी तो पेपर बहुत ज्यादा सेम सेम सा आने लग गया है। सारे ही एग्जाम्स का कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता उसमें एक अच्छे और एवरेज स्टूडेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट के ऊपर वीडियो जो है 50 मिनट के करीब पहुंच चुका है, और मुझे भरोसा है आप पे कि आप अभी तक मेरे साथ टिके हुए होंगे, और जो भी बंदा अभी तक टिका हुआ है ना, वो तो सीरियस है, उसको तो फायदा होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है रिवीजन। देखिए रिवीजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं ना लोग, एक ये भी करते हैं कि पढ़ते जा रहे बट रिवाइज तो कर ही नहीं रहे कुछ भी। याद कैसे रहेगा। आप किसी बंदे से आज पहली बार मिलो, उसका नाम जान लो, 1 साल तक मिलो, आप उसका नाम भूल जाओगे। तो ये तो वो चीज है पढ़ाई जो हम मतलब मन से नहीं करते। हम बस सोच रहे हैं कि तेरा जॉब लग जाए, तेरा जॉब लग जाए, तो इसलिए रिवीजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या रखा हुआ है, लिखा हुआ फिक्स अ डे, रेगुलर सम आवर्स। इसका मतलब ये है कि देखो कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई संडे को फिक्स कर देते कि हमें रिवीजन करनी है, और प्लान कर लेते हैं उन्हें क्या रिवाइज करना है। पर जो मैं करता था ना, मैं ऐसा करता था, मैं रेगुलरली, जैसे मैंने कहा ना, सिलेबस को जल्दी खत्म करना है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद मैं क्या करता, रेगुलरली फिक्स कर लिया था मैंने कि भाई मेरे 2 आवर्स, 2 से 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के होंगे। इससे क्या होगा ना, कभी भी प्रेशर नहीं रहेगा, और मैं देखता था बड़ा लाइटली मजा आता था मुझे कि भाई मेरी सारी चीजें रिवाइज हो गई, टच में हो। देखिए अगर हर किसी चीज के आप टच में रहेंगे ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपके दिमाग को आप बेवकूफ बना रहे हैं, आपको सब आ रहा है। लेकिन वही होता है ना, आप लगातार 1 महीने मैथ पढ़ेंगे ना, उसके बाद लगातार 1 महीने इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा आप मैथ भूल गए। तो इसलिए मैं रेगुलरली 2 से 3 आवर देता था, मेरा ये तरीका। तो कुछ लोग फिक्स कर देते हैं डेज को, तो ये आप अपने हिसाब से डिवाइस डिसाइड कीजिएगा, बट रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। रिवीजन का डे रखिएगा कि सपोज आपने रख लिया कि जब मैथ का सिलेबस खत्म हो गया, अब आपके टफ टॉपिक्स हैं उनको पहले रिवाइज कर रहे हो, फिर दूसरे रिवाइज कर रहे हो, इवन जो आप क्वेश्चंस कर रहे होगे पीवाईक्यू के, वो तो आपने अलग से मार्क करके लिखे, उनको रिवाइज करने। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक अपनी प्लानिंग की डायरी बोल लो, या मास्टर प्लान की डायरी, जैसे मैं अपनी रखता था, उसमें लिखा हुआ है,
और रिवाइज कर करके मैं काटता था। मतलब मैं ऐसा करता था, जैसे देखिए मैं ऐसे लिख लेता था, जैसे मैंने मॉक के लिखे हैं, मॉक नंबर 1, 2, 3, 4, और ऐसे करते करते 40 मॉक मैंने दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं जब रिवाइज करता था, मैं इसे एक बार और काट देता था, इसे काट देता था, रिवाइज रिवाइज। जब दूसरी बार कभी रिवीजन 2 बार काट देता था, तीसरी बार रिवीजन 3 बार काट देता था, डिपेंड करता है कि कितनी बार मौका मिलता है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, तो उस तरीके से आप अपनी पेजेस या डायरी को रिवीजन के लिए भी रखिएगा। 3 टाइम्स रिवीजन जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी टॉपिक को किसी भी नए टॉपिक को न्यू पढ़ने से बेटर है कि आप उस पुराने टॉपिक को बार बार रिवाइज करने के लिए टाइम बचाएं। तो मैं यही बोलूंगा, लिमिटेड कीजिए, बट ऐसा कीजिए कि पेपर में अगर आ जाए तो वो गलत ना हो। तो इसके लिए मिनिमम 3 टाइम्स की आप ये सोचिए कि मुझे किसी भी हाल में जो भी आप पढ़ रहे हो 3 बार रिवीजन करनी ही करनी है। और तीसरी बार जब आप रिवीजन करोगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एंटर कर जाएंगी, बहुत सारी चीजें अलग तरीके से समझ आने लग जाएगी खुद ही आपको। और मैं अपना बताऊं तो आप मैंने 5-5 बार भी चीजों को रिवाइज करा है, जीएस के कुछ पार्ट को, मैथ्स के भी कुछ पार्ट को, जीएस को तो खासकर यार, कि पेपर में आए तो गलत ना हो जाए किसी भी तरीके से। 7-7 बार भी रिवाइज कर लेता था किसी चीज को। करनी पड़ेंगी आपको, जो जितना वीक पॉइंट उसको उतनी बार रिवाइज करोगे। जैसे 7 बार में वो डांस वगैरह ये सब जो होता है उनको रिवाइज करता था, या आप वो कह लो कि कौन किसके घराने से, वो सारी चीजें मैं इतनी बार रिवाइज करता था ताकि गलत ना हो कोई भी। और जब 7-8 बार आप रिवाइज करोगे ना, तो देख लेना खुद ही आप ट्रिक्स बनाने लग जाओगे, खुद ही आप पैटर्न फॉलो करने लग जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं कि एफ 5 ईयर प्लान का जो होता है उसके 4 इंपॉर्टेंट वो क्या होते हैं, तो अब बार बार पढ़ा तो दिमाग में आ गया, ये तो जेम्स बन रहा है। जी से ग्रोथ, ई से इक्विटी, एन से मॉडर्नाइजेशन, और एस से क्या होता है, सेल्फ रिलायंस। तो ये चीज होगी, देखो ये याद होगी, ऐसे बना ली किसी ने। और देखो जैसे आपसे पूछ लेता है कि कौन सा थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, कौन से नंबर का ओशियन है, तो थर्ड लार्जेस्ट वाला ही पूछा था फिर मैंने कहा यार ये आएगा बार बार, ये याद कैसे रहेगा। तो कई बार रिवाइज करो तो मुझे ध्यान आया कि पैसा एक ट्रिक बन रही है जिसमें आई फॉर इंडियन ओशन है, चाहे वो इधर से पूछे चाहे वो इधर से पूछे, थर्ड नंबर पे आता है। तो इस तरीके से मतलब आप बार बार रिवाइज करोगे ना, आप खुद ही ट्रिक बनाने लग जाओगे, खुद ही आपका दिमाग ना काम करने लग जाएगा बहुत तेजी तरीके से। नेक्स्ट है मेंटेन अ डायरी एंड शीट। वही मैंने बोला, रिवीजन के लिए भाई आप डायरी और अपनी शीट बनाओ जिसमें आप बार बार मार्क करो, हिसाब किताब रखो। जिस तरीके से हम हिसाब किताब का रखते हैं कि भाई क्या चीज रिवाइज हो गई, क्या रिवाइज करनी है, वहां लिख भी सकते हो कब क्या रिवाइज करना है। तो बहुत सुकून और शांति से आप रिवाइज कर पाओगे, पैनिक नहीं होगे। देखो कलेक्टिवली ना खाली सिलेबस नहीं है, उसके अलावा इतने एफर्ट्स लगते हैं चीजों को संभाल के करना, संभाल के चलना। तो इसलिए आपके दिमाग का बर्डन जो आप एक डायरी पे डाल दोगे ना, तो ज्यादा आसान है। तो जो भी मेरा दोस्त यहाँ तक टिका होगा उसमें पेशेंस तो बहुत है, और वो पक्का कुछ ना कुछ आगे चल के कमाल जरूर करेगा। क्योंकि देखिए परसिवियरेंस और पेशेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आजकल तो लोग वीडियो ही पूरा नहीं देखते, रील ही रील देखते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा सुनना पड़ेगा और कॉपी पेन के साथ लिखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा उन चीजों को। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट, मोस्ट रिपीटेड टाइप। ठीक है, देखिए मोस्ट रिपीटेड टाइप में ना आप समझिए होता क्या है ना, अगर आप 2024 के जब पीवाईक्यू करेंगे प्लस फिर 2023 के और 2022 के, वैसे तो 2022 तक के भी नहीं जाएंगे, तो आपको ना यहीं पे समझ आने लग जाएगा कि हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर हैं जो कि आते ही आते हैं और आपको करने मैंडेटरी हैं। जैसे कि मैं कुछ चैप्टरों के आपको बता दूंगा, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो उसके आपको शॉर्ट तरीके, या अगर आपने मान लो सिलेबस के दौरान उस वक्त ठीक नहीं करे तो उनके आप ढूंढ ढूंढ के जरूर कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अर्थमेटिक से शुरू करता हूँ आपका। अर्थमेटिक तो एक एक जैसे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप परसेंटेज पढ़िए, परसेंटेज पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज और रेशो जो है ये तो आपको यूज होंगे काफी सारे चैप्टर को सॉल्व करने में। लेकिन इसके अलावा जैसे थर्ड में आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो प्रॉफिट और लॉस में आप देखिए कि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आता ही आता है, और खासकर बेईमान डिस्काउंट वाला, डिसऑनेस्ट सेलर वाला। तो आपको ये चीज आनी ही चाहिए, ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन तो हर कहीं ना कहीं दिखाई देगा ही देगा। और अ, जैसे जो मुझे याद आ रही है मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कभी पे आपको रिपीटेड दिखा के, जैसे दिखाते नहीं, ये वो कैप बहुत बार आई हुई है, सिमिलरली मैं दिखाऊंगा कि ये वाली टाइप देखो कितनी बार आई है, इस तरीके का कुछ वीडियो बना दूंगा। और जैसे एस आई एंड सी आई के अंदर है, तो आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि इतने साल का ब्याज ये है तो इतने साल बाद कितना टाइम हो जाएगा। या इसमें आप देखो इंस्टॉलमेंट वाला आता ही आता है कि भाई इंस्टॉलमेंट निकालो 2 साल का या 3 साल का, इस तरीके का। तो ये ऐसी चीजें बता रहा हूँ। जैसे फिफ्थ देखें, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टाइप आता ही आता है कि भाई ये टाइप की इन दोनों को इस रेशो में मिलाया, फिर इस रेशो में मिलाया, और कंबाइंड का रेशो क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम एवरेज की बात करें,
तो एवरेज में भी देखिए आप, तो इसमें तो आपको पता ही है रेशो से करते हैं कि भाई फादर या सन का दे रखा है, किसी का दे रखा है, तो रेशो यहाँ दे रखा होता है, फिर हम इन रेशो को सॉल्व करते हैं और फिर कॉमन बना के फिर आंसर निकालते हैं, तो ये फिक्स आता ही आता है। सात की बात करें तो एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क के अंदर वो वाला क्वेश्चन आता ही आता है, और मेंस में भी आया कि भाई पानी की टंकी कितनी देर में फिल हो जाएगी, या ऑल्टरनेटिव क्या कहते हैं, टैप को खोला जा रहा है, पहले ये भर रहा है फिर ये भर रहा है, तो कितने आवर में भर लिया जाएगा या कितना आवर में खाली कर लिया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सीजल मेंस में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में देखें तो इसमें थीफ, मतलब जैसे चोर और पुलिस का क्वेश्चन तो भाई फिक्स है, हर पेपर में आपको दिखाई देगा, THSL CGL सिलेक्शन पोस्ट, ये वाला तो पक्का पता है। उसके दो तीन टाइप बनते हैं तो आपको वो आने चाहिए, सबसे छोटे तरीके से आने चाहिए, टाइम बचाना आना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, या बोर्ड एंड स्ट्रीम पे आता ही आता है। तो वो कुछ फिक्स चीजें हैं, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आप तभी समझ पाओगे। तो मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करके देखा कि इसके तीन चार टाइप हैं, और उन सबको मैंने एक साथ कवर कर लिया फिर। तो वही चीज है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस पे नहीं आओगे फास्टली सिलेबस करके, ये चीज आपको समझ नहीं आएंगी। फिर जैसे अब रेस है तो रेस में भी दो तीन टाइप बनते हैं आपके। सर्कुलर रेस वाला होता है कि सेम पॉइंट पे मिलना है कि अलग पॉइंट पे मिलना है, तो रिलेटिव लगेगा कि वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इस तरीके से ऐसे अर्थमेटिक के टॉपिक्स के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। फिर वो मेंस के टॉपिक है, वो तो चलो मैं आपको भी मेंस का आपको बाद में समझा दूंगा। इसके अलावा अगर हम एडवांस की बात करें, मैंने जैसा आपको बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू पुटिंग से चीजें आनी चाहिए, अलजेब्रा के कुछ बेसिक टाइप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, फिर कुछ फॉर्मूलेज होते हैं अर्थमेट वो वाले आपको पता होने चाहिए, जो एक्स क्यूब वाला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला जो होता है, इसमें तीन चार फॉर्मूले होते हैं, उन पे क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। फिर हम अगर मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 7 से भी डिवाइड आना चाहिए, काफी सारे आंसर तो इसी से मिल जाते हैं। उसके साथ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर आपको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए सॉल्व करते वक्त, जरूरी नहीं। तो ये सारी चीजें ना जब आप बार बार करोगे तब पता चलेगा आपको कि मोस्ट रिपीटेड चीजें। प्रिज्म पिरामिड के बारे में पूछता है। और अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के बारे में आता है कि भाई उसके जो सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर हो गया, एक सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, तो इनके बारे में क्वेश्चन फिक्स आता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फिक्स आता है, तो उसके कुछ फॉर्मूले फिक्स हैं, कुछ ट्रिपलेट्स है उनके ऊपर जरूर आता है। फिर इसी तरीके की सारी चीजें हैं, जब आप करने लगेंगे ना मॉक वगैरह तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस के साथ आपको इन चीजों को समझाऊं। अभी इस वीडियो में मैं चाह रहा था कि मैं आपको पूरी एक स्ट्रेटजी समझाऊं कि भाई ये सीक्वेंस है, इस तरीके से अगर आप चलेंगे, इस तरीके से सारी चीजें फॉलो करेंगे, क्या बुक कौन सी फॉलो करे ना करे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करे ना करे, सिलेबस किसका ले ना ले, ये सारी चीजें रिवीजन कैसे करे, कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, तो ऐसे मैंने करी थी। और कुछ अगर मेरा मिस हो रहा होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट में बता दूंगा, या आपका अगर कुछ पार्ट अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, जो भी बच्चा यहाँ तक आया है और जिसने सिंसियरली से सुना, उससे फायदा जरूर होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और ऐसे यूजफुल कंटेंट आपको 2025 के एग्जाम में मदद कर सकें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।